Is it about the word king? That makes even reasonable people behave like idiots, huh? True history of the world is a history of Great conversations. मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फर्ज है। अच्छा देखो, आज हम देखेंगे, मेरा मतलब है रिव्यू करेंगे शाहरुख खान की फिल्म जवान का, जो 7 सितंबर 2023 को पूरी दुनिया के सिनेमाओं में रिलीज हुई, मां सिवाय पाकिस्तानी सिनेमाओं के। लेकिन ये है कि जो खबरें हमें मौसूल हुई यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए, तो ये थी कि बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। फिल्म ने तकरीबन 1150 करोड़ इंडियन रुपीस का बिजनेस कर लिया है, और वो साउथ हो या नॉर्थ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, पूरी दुनिया से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि क्या ही बात है। तो ये बातें सुनकर ऐसे शक सा हुआ हमें भी कि ठीक है, शाहरुख खान ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी अच्छी फिल्म में काम किया नहीं, तो क्या वाकई उन्होंने एक अच्छी फिल्म में काम कर दिया? और फिर यूं हुआ कि ये फिल्म एक्सटेंडेड कट के साथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई 2 नवंबर को। जवान नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दो। तो वो फिल्म देख के पहले तो इस बात पर अफसोस हुआ कि ये एक्सपेक्ट ही क्यों किया गया था कि शाहरुख खान की कोई फिल्म अच्छी भी हो सकती है। शदीद मायूसी और थोड़ी सी डिप्रेशन भी हुई ये फिल्म देख के कि ये 2023 में भी सब कॉन्टिनेंट में यही पॉपुलिज्म का कचरा चल रहा है। फिल्म की स्टोरी की कहानी कुछ यूं है कि हिंदुस्तान की जो एक बहुत ही महान लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो हाईजैक हो गई है भ्रष्टाचार करने वाले करप्ट जो नेता हैं, उनके सियासतदान, और उनका जो एक गठजोड़ है किसके साथ, बेहिस कॉरपोरेट सेक्टर के साथ, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा चाहिए और कुछ नहीं। तो इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है, और अब हर तरफ जुल्म है, ज्यादती है, और फिर अवाम जो है, जनता, वो खुद फैसला करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो ये जो नेक्सस बना हुआ है दोनों का, उनसे वो खुद निमट लेंगे। और उनसे निमटने के लिए जो हीरो सामने आता है उसका ताल्लुक इंडियन आर्मी से होता है। तो इंडियन आर्मी का ऑफिसर ऑब्वियसली शाहरुख खान, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर के शुरू में फौजी के कैरेक्टर से शोहरत पाई थी, तो फिल्म जवान में भी वो एक फौजी अफसर के तौर पर सामने आते हैं, और कुछ नहीं बदला उनके जज्बा हुब्बुल वतनी, जिसको हम देशभक्ति कह सकते हैं, उसमें, और वो एक लड़ाई कर रहे हैं। तो बॉलीवुड का ये फौजी शाहरुख खान करप्ट सियासतदानों और बेहिस बिजनेसमैन के खिलाफ लड़ाई करता है। अब पता नहीं वो कौन से शाहरुख खान है जो इन्हीं बेहिस बिजनेसमैन के बच्चों की शादी पर करो लेकिन नाचते हैं, खाने सर्व करते हैं। अब देखने की बात यह है कि 2024 में इंडिया में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और बातें तो यही हो रही हैं कि कांग्रेस और जो उनका अलायंस है मुख्तलिफ जमातों का इंडिया के नाम से, वो इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी को बहुत टफ टाइम देने वाला है। और पता नहीं देता है कि नहीं देता, पिछली दफ़ा भी हम यही सुन रहे थे। लेकिन बहरहाल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर पॉपुलिज्म था, जो शुरुआत से ही इंडिया को रूल कर रहा था, और जिसको इंटरप्रेट करने वाली जो एक पावर्स थी, वो ब्राह्मण या ऊंची जात के हिंदू थे, और ऊंची जात के मुसलमान भी उनके साथ थे। तो वो जो एक सेकुलर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था, उसमें अमूमन हमने देखा है कि ऐसी फिल्में बनती थी कि इंडियन डेमोक्रेसी बहुत ज़बरदस्त है, हर किसी को स्पेस देती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मेरा सलाम। लेकिन होता यह है कि करप्शन की वजह से कुछ मामलात गड़बड़ हो जाते हैं, और वो देशभक्त जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया होता है, रेजिस्टेंस की होती है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो फिर सामने आते हैं और फाइट करते हैं करप्शन के अगेंस्ट।
ये मैं नहीं कह रहा, आपको मैं लिस्ट गिनवा सकता हूँ। आपको याद होगा 1996 में, अगर आप मेरी उम्र के हैं तो डेफिनेटली आपको याद होगा, 1996 में कमल हसन की एक फिल्म आई थी हिंदुस्तानी के नाम से, एस शंकर ने आई थिंक उसको डायरेक्ट किया। यस एग्जैक्टली। तो उस फिल्म का भी आइडिया यही था, और उस फिल्म समेत और बहुत सारी फिल्में गिनवाई जा सकती हैं कि जिसमें ये बताया जाता है कि आखिरकार एक जो देशभक्त हिंदुस्तानी है, जो कांग्रेस के इस विजन पे यकीन रखता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और इंडिया एक बहुत अजीम मुल्क है और सब चीज़ दुरुस्त है, इंडियन डेमोक्रेसी की हर चीज़ ठीक है, उसमें ना तो इंडियन डेमोक्रेसी कास्ट ब्लाइंड है, ना उसमें कोई क्लास डिफरेंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना उसमें जो हुबुल वतनी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा है जो आके जाके जिंगोइज्म में तब्दील हुआ, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ है करप्शन, और उससे लड़ने के लिए कमल हसन अपने बेटे तक को, वो भी डबल रोल था कमल हसन का जिसमें वो अपने बेटे तक को कत्ल कर देता है, ये साबित करने के लिए कि अवाम को खुद सामने आना होगा, खुद हिस्सा लेना होगा डेमोक्रेसी में, और इस तरीके से वो अपनी डेमोक्रेसी बचा सकते हैं। लेकिन ये थीसिस गया पिट। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई, और जब वो हुकूमत में आई तो जो फिल्म हमारे सामने आई ना, तो पेट्रियाटिज्म ऑलमोस्ट यही रहा, लेकिन भ्रष्टाचार या करप्शन की बजाय विलन तब्दील हो गया कि इंडियन डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो वो दहशतगर्दी से है। जो पुराने हमला आवर आए थे महमूद गजनवी से लेकर अब तक, ये वो विलन्स है, वो प्रॉब्लम है। अगर भारत माता के सपूत जो हैं वो उनसे निपट लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोदी का नैरेटिव और ये बीजेपी का जो एक फार्मूला था वो हमें फिल्मों में भी दिखाई दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखें कांग्रेस का और बीजेपी का, तो उसमें कोई फ़र्क है, मामूली सा फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और वो फ़र्क ये है कि कांग्रेस का सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नारा एक ऐसा पॉपुलिज्म है जिसको हम सेंटर राइट का पॉपुलिज्म कह सकते हैं, और बीजेपी का जो एक भ्रष्टाचार नहीं बल्कि आतंकवाद, टेररिज्म उनका सबसे बड़ा मसला है, वो एक फार राइट का जो कहना चाहिए एक पॉपुलिज्म है, और दुश्मन बड़े क्लियर हैं दोनों के। तो कांग्रेस के इस सेंटर राइट के पॉपुलिज्म का जो विलन है वो पुराने ज़माने में तो करप्ट पॉलिटिशियन हुआ करता था, लेकिन अब उसमें करप्ट पॉलिटिशियन के साथ करप्ट कॉरपोरेट माफिया भी सामने आ गया है। इशारा किसकी तरफ है बताने की ज़रूरत है। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं कुछ थोड़ा सा खुल के बात करूं, तो शाहरुख खान की वो जो लास्ट स्पीच है, यानी कि अजीब बात है कि पूरी फिल्म में वो सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें खुद निकल के अपनी डेमोक्रेसी को ठीक करना होगा, लेकिन एंड में ये भी तकरीर कर रहे हैं कि आप वोट के ज़रिए से तब्दीली ला सकते हैं, ये निशान बनाते हैं, 5 मिनट के लिए नहीं सोचते। तो ये निशान कांग्रेस के झंडे को अगर ज़रा और से देखें तो हमें समझ में आ जाता है कि उनका इशारा किस तरफ है। और वालिद बुजुर्गवार हैं शाहरुख खान, जो फ़ौजी जवान है, उनका जो साहबजादा है, लख्त जिगर है, डबल रोल है, वो जेलर बना हुआ है। तो यानी कि इंडियन आर्मी और जो उनकी एक क्या उसको कहना चाहिए सिविलियन जो ताकतें हैं, वो मिलजुल कर उस करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट कॉरपोरेट माफिया के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। फिल्म में ये बताया गया है कि वो जो इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन है, जो हज़ारों करोड़ का कर्ज लेके वापस नहीं करता, वो इंटरनेशनल ताकतों से पैसे लेकर आता है ताकि यहाँ के इलेक्शंस को मैनेज कर सके, और उसके जवाब में यहाँ का जो एक 5 मिनट के लिए गौर करने वाले शाहरुख खान और जैसे मैंने कहा उनका लख्त जिगर जो एक जेलर है, हाँ वो औरतों की जेल का जेलर है, वो दोनों मिलके इस घिनौनी साजिश को, इंडियन डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ होने वाली इस घिनौनी साजिश को बेनकाब कर देते हैं। तो सीधी सीधी प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो हम लोग अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, इंडिया में बन रही है, बीजेपी और कांग्रेस के नैरेटिव्स की आपस में अगर लड़ाई हो रही है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमें क्या, हमारे भी तो इलेक्शन होने वाले हैं, हम अपनी फिक्र करें, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। लेकिन मैं
दस्त बस्ता व कमर बस्ता एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस फिल्म के प्रोपेगेंडे का चूँकि ताल्लुक इंडियन डेमोक्रेसी के साथ, ये इस खित्ते की डेमोक्रेसी के साथ और पॉपुलिज्म के साथ है, तो बहुत सारी बातें इसकी रिजेंबल करती हैं हमारी डेमोक्रेसी के साथ भी। नंबर एक, ये बात समझने के लिए कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी और कांग्रेस का आर्ट रिलेटेड, फिल्म रिलेटेड नैरेटिव अब कैसे बदल रहा है। मैंने पहले कहा कि पहले कांग्रेस के नैरेटिव के या सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नैरेटिव के तहत जो फिल्म बनती थी वो अमर अकबर एंड धोनी, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को जो है वो ये कहा जाता था कि इंडिया में मुख्तलिफ धर्म हैं लेकिन सब हिंदुस्तानी हैं। अब बड़ी चालाकी के साथ एक फोक कॉन्सेप्ट भी तो आ रहा है ना इस फिल्म में, और इस फिल्म के अलावा भी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ये नज़र आना शुरू होगा कि रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के साथ साथ जेंडर आइडेंटिटीज़ और जो एक बहुत बड़ा है चूँकि इंडिया, उसकी मुख्तलिफ जो एक जोग्राफियाई सूरत हाल है, तो जो मुख्तलिफ चेहरे हैं, उनकी मुख्तलिफ ज़बानें हैं, उनको भी साथ रखा जाता है सिर्फ ये बताने के लिए कि जो कांग्रेस का नैरेटिव है या इंडियन डेमोक्रेसी का नैरेटिव है वो सिर्फ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी ये डेमोक्रेसी का ब्रांड जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देगा। फिल्म जवान शुरू ही इस तरीके से होती है कि शाहरुख खान एक ट्राइब को बजाता है और वो ट्राइब जो है उसके ऊपर पता नहीं कौन से हमला करते हैं, बाद में आखिर तक नहीं बताया। वो एक सीन था, कुछ बड़े किलर्स आते हैं और शाहरुख खान उनको बजाता है, और वो सारे चेहरे, अगर आप चेहरों को गौर से देखें तो वो एक जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, इंक्लूसिविटी भी तो हम दिखानी चाहिए ना फिल्मों में। वो बहुत हो गया कि रिलीजियस आइडेंटिटी कभी इंडियन डेमोक्रेसी की शान हुआ करती थी, अब ये इंक्लूसिविटी भी बड़े स्मार्ट तरीके से शामिल की गई। और ये इशारा था, खुला इशारा था। अभी ये जो मणिपुर में राइट्स हुए जहाँ पर जो दो एथनिक आइडेंटिटीज़ थी उनके दरमियान होने वाली लड़ाई को रिलीजियस एंगल दिया गया बीजेपी की तरफ से, और बड़ी इसके ऊपर बात हुई, क्रिटिसिज्म हुआ कांग्रेस की तरफ से या इंडिया के जो एक लेफ़्ट के या सेंटर लेफ़्ट के हल्के हैं उनकी तरफ से, तो ये भी बड़ा स्मार्टली इसमें इंक्लूड किया गया। लेकिन कमाल की बात ये है कि उन ट्राइबल लोगों की ज़िंदगी बचाने वाला मसीहा शाहरुख खान नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहानी बहुत पुरानी है, हमने बहुत मर्तबा सुनी है, लेकिन अब इसमें ज़रा इंक्लूसिविटी का एलिमेंट डाल दिया गया है। और सिर्फ ये एलिमेंट नहीं डाला गया, बल्कि जो भी एक वोक तरके लगा सकते हैं ना, जैसे 12 मसाले की चाट होती है, वो सब लगे हैं। फेमिनिज्म, 6 ख़वातीन, किसान खुदकुशी और मुसलमान डॉक्टर, जो और ये रियल वाक़यात हैं जिनसे इंस्पायर होके इस फिल्म की कहानी लिखी गई। सब एक बड़ा ही लिबरल लेफ्ट वोक कॉन्सेप्ट, लेकिन मैसेज यही है कि जो चीफ होगा, गुड टू गो चीफ, वो मर्द होगा, शाहरुख खान होगा, नॉर्थ का होगा। अब अगर इस फिल्म की टेक्निक की बात करें तो ये टेक्निक भी हमने बहुत मर्तबा देखी है, घिसी पिटी टेक्निक, रजनीकांत, सर रजनीकांत टेक्निक। होता यूँ आया है कि जब भी नॉर्थ इंडिया का कोई हीरो, राजेश खन्ना, जतिंद्र और भी बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े पेट्रियार्की के बुत, मैस्कुलिनिटी के बुत, जब थोड़े उम्र उनकी ढलने लगती है, बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, खफा हो जाते हैं मर्द हजरात अपने आप को बूढ़ा कहने से, क्या कहें, थोड़े क्या उसको कहें, सीनियर हो जाते हैं। अब नॉर्थ में तो फिल्में चल नहीं रही हैं। मसला ये है कि जो नए नए हीरोज़ हैं उन्होंने आके जगह ले ली है पुराने हीरोज़ की, तो वो क्या करें। तो आपको याद होगा उसका आसान तरीका था कि साउथ इंडिया के किसी डायरेक्टर के साथ मिलके रीमेक बना लें। आपको जतिंदर की वो फिल्म तोहफा याद होगी, रघुवंत राव आई थिंक उस फिल्म के डायरेक्टर थे, देवथा के नाम से बनी, जिसके बाद जतिंदर का करियर एक मरतबा फिर से जिंदा हो गया। 9 करोड़ रुपए कमाए थे 1986 में बनने वाली इस फिल्म में, 9 करोड़ रुपए उस दौर में। तो फिर वो जतिंदर
एकदम से दोबारा हीरो बन गए, विग लगा के, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद जूते, कभी जिया प्रादा, कभी श्रीदेवी, तोहफा तोहफा तोहफा। शाहरुख खान ने भी बड़ी अक्लमंदी के साथ स्मार्ट मूव, ही इज़ ए वेरी गुड बिजनेसमैन। एक्टर वो अच्छे हो ना हो, लेकिन बिजनेसमैन वो बहुत अच्छे हैं। तो अटले अरुण कुमार उनके साथ मिलके उन्होंने ये फिल्म बनाई और वही रजनीकांत 2.0, वही मैस्कुलिनिटी एक वेपन है अजीबोगरीब, वो जिससे मारे जा रहे हैं, जो भी सामने आ रहा है वो पिट रहा है, मर रहा है। और ये पता नहीं किस दुनिया के हीरो हैं जो साइंस फिक्शन के हीरो नहीं है, सचमुच के मतलब आम हीरो कहना चाहिए उनको, लेकिन फिर भी मारे चले जा रहे हैं। वो आपको राजेश खन्ना के साउथ इंडिया में जाके उड़ के फाइट करने के सीन और शाहरुख खान का जो है वो हेडफोन्स पहन के फाइट करने का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वही एक रफ और टू सम एक्सटेंट चीप मैस्कुलिनिटी पता नहीं क्या मज़ा देती है देखने वालों को, दिखाने वालों को, मेरी समझ से तो बाहर है। और जैसे मैंने कहा ना कि फिल्म की जो टेक्निक है वो छापे पे छापा, छापे पे छापा। तो एक और छापा, वो आपको याद होगा कि 90s में या 80s में एक जो हीरो है जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है, तो वो फ़ौरन से ये करता था कि डबल रोल में आ जाता था, बूढ़ा बाप और जवान बेटा, आखिरी रास्ता, अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है, वो वाली। और ये सूर्यवंशम आई थिंक एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, वो भी साउथ एंड नॉर्थ का एक मिक्सचर। तो इसमें भी एक शाहरुख खान जो है वो वालिद करामी कद्र है, और जो दूसरे शाहरुख खान हैं जो शाहरुख खान से कम उनके कोई मिमिक्री आर्टिस्ट ज़्यादा लगते हैं। अब मैं रूह तो कहूँगा नहीं, लेकिन यह है कि उनके मिमिक्री आर्टिस्ट ज़्यादा लगते हैं, और जिस कोशिश के साथ, जिस डेस्परेशन के साथ उनको जवान और हीरो दिखाने की जो एफर्ट किया गया है, उसमें थोड़ा तरस भी आता है। शाहरुख खान पे भी थोड़ा तरस भी आता है, लेकिन तरस खाना नहीं चाहिए क्योंकि इस एफर्ट से उन्होंने कम से कम 1150 करोड़ कमा के अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली हैं। कि दो शाहरुख खान काफ़ी नहीं थे, कुछ और भी ज़रा मैस्कुलिन चेहरे डालने थे, संजय दत्त साहब को भी डाल दिया गया। और बाद में ये राज खुलता है कि संजय दत्त ही शामिल थे इस पूरी जो एफर्ट थी इंडियन डेमोक्रेसी को ओवरहॉल करने की। तो ख़वातीन 6 हीरोइंस हमने कहा कि इसमें शामिल थी, लेकिन सिर्फ नाम की। दीपिका हो या बाकी जो लड़कियां हैं, उनका रोल इंतहाई टिपिकल और बिल्कुल एक लो प्रोफाइल में जानबूझ के कोशिश करके कि किसी तरीके से भी वो शाहरुख खान को क्रॉस ना कर लें या मर्द हीरो को क्रॉस ना कर लें। डिसअपॉइंटिंग, पैथेटिक था, बहुत ही पैथेटिक था कि इतने बदतरीन तरीके से 2023 में आप बड़ी वो किस्म की प्रो डेमोक्रेटिक फिल्म बना रहे हैं, सो कॉल्ड ही सही, इंक्लूसिविटी का ख्याल रख रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखते थे। ख़वातीन या लड़कियों, फीमेल एक्टर्स को ठूंसने से आपकी वो फिल्म नहीं बनेगी, उनको ऐसा कैरेक्टर देने से अच्छी फिल्म बन सकती है जिसमें वो लीड करें कम से कम। और एंड में जब सब ठीक हो गया, ईवीएम मशीन्स वापस कर दी गई। वेल, ईवीएम मशीन से मुझे यहाँ पे कोई याद आता है, लेकिन हम उसका नाम ले नहीं सकते अभी, लेकिन इंडिया ही चलते हैं। तो ईवीएम मशीन्स लौटा दी गई, सब चीज़ ठीक हो गई। मोस्ट प्रॉब्ली कांग्रेस और उनके जो अभी एक अलायंस बना है बहुत सारी जमातों का, वो इलेक्शन जीत गए, बीजेपी हार गई, सब ठीक हो गया। हिंदुस्तान में जमहूरियत एक दफ़ा फिर वापस आ गई। तो ये पूरी टीम, शाहरुख खान और वालिद शाहरुख खान और बेटा शाहरुख खान और 6 की 6 लड़कियाँ, सब के सब बाहर के किसी मुल्क में शिफ्ट हो गए हैं, और उनका अगला मिशन जो है वो स्विस बैंकों में जो छुपे हुए करप्ट सियासतदानों के पैसे हैं वो वापस इंडिया लेके जाना है। बहुत सुनी सुनी कहानी है। नैब वाले थोड़े इंसिक्योर ना हो जाएं इस बात से कि इस तरह की टीमें भी बनती हैं, जिसके लीडर वंस अगेन वही संजय दत्त, मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई के साथ कांटेक्ट ना कर ले कोई कि स्विस बैंकों के पैसे ऐसे वापस आ सकते हैं, ये जो थोड़े से हैं पैसे
वापस आएंगे कैसे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई कि इन दोनों मुल्कों के जो कॉन्सेप्ट हैं डेमोक्रेसी के, उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमने आज से कुछ अरसा पहले, कुछ दिहाइयाँ पहले जो है वो ज़मीन खोद के उसमें से गंडासा निकाल लिया था, वो अब तक चल रहा है। पॉपुलिज्म का वो गंडासा अभी तक चल रहा है। उन्होंने वो पट्टियाँ निकालनी, पॉपुलिज्म पॉपुलिज्म पॉपुलिज्म। उधर का सेंटर राइट, कुछ लोग कहेंगे सेंटर लेफ्ट, सो कॉल्ड पॉपुलिज्म, यानी कि कांग्रेस का वर्सेस बीजेपी का फार राइट का एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलिज्म। इधर हमारी सारी सियासी जमातों का सेंटर राइट का पॉपुलिज्म वर्सेस कप्तान जी का एक्सट्रीम फार राइट का पॉपुलिज्म। यही समझ में आती है कि जमहूरियत को ठीक करनी है तो एक मसीहा की ज़रूरत है, और वो मसीहा, उसका हुलिया, उसका जोग्राफिया, उसकी आदतें, उसकी हरकत, सकनात, सब कुछ ये फिल्म वाले हमें बना के देते हैं। बस फिर उससे मिलता जुलता कोई बंदा हमारे सामने आ जाता है जिसको हम वोट डालते हैं। तो ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग मेरा ख्याल है एंड है कि इंडिया पाकिस्तान की फिल्म मेकिंग, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट सोचने की दावत नहीं देता, बल्कि प्रोपेगेंडे की एक ऐसी सूरत को प्रमोट करता है जो कास्ट ब्लाइंड है, जो क्लास डिफरेंस को कोई इशू समझता ही नहीं है, जो पेट्रियार्की को कोई इशू समझता ही नहीं है, जो किसानों की खुदकुशियों को हल सिर्फ यही समझता है कि एक हीरो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे या जवान आएगा, कोई भी जवान का काफिया यहाँ पे भी मिल सकता है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसे सब कुछ ठीक हो सकता हो या ना हो सकता हो, ये एक और बात है। लेकिन ये बात सच है कि इस फिल्म ने 1150 करोड़ कमा के अपने लिए चीज़ें ठीक कर ली। अब इस बात से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि इंडिया में अब जो फिल्में बन रही हैं, या तो वो अक्षय कुमार और कंगना रनावत वाले कैंप को रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर शाहरुख खान वगैरह वगैरह के कैंप को रिप्रेजेंट करती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब शाहरुख खान कभी किसी इंटरव्यू में राहुल गांधी, जिनको प्यार से पप्पू कहा जाता है, उसे ये पूछेंगे कि पप्पू भाई आप आम कैसे खाते हैं।